नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 जून को पूरा विश्व मनाता है विश्व रक्तदाता दिवस। मनाने के पीछे के उद्देश्य यही हैं कि हम उन सभी तमाम रक्तदाताओं को याद करें, उनका धन्यवाद करें, उनका सम्मान करें। इसीलिए आज दूरदर्शन उत्तराखंड भी आप सभी तमाम रक्तदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार करता है और सम्मान करता है। न जाने आपने कितने लोगों की जान बचाई है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आज भी हम इसी विषय पर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ये जानते हैं कि रक्त, खून या ब्लड किसी भी लैब या फैक्ट्री में नहीं बनता है। कहीं फैक्ट्री में या अगर लैब में मिलता होता ये खून तो शायद इसकी इतना महत्व इसका नहीं होता, लेकिन इसका महत्व इसीलिए है कि आज भी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, बावजूद इसके खून जो सिर्फ हमें मिलता है वो मिलता है रक्तदाताओं से। और आपको जानकर ये और ज़्यादा हैरानी होगी, अगर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला 18 वर्ष की आयु से रक्तदान करना शुरू करता है। अगर पुरुष है तो प्रत्येक 3 महीने में, अगर महिला है तो प्रत्येक 4 महीने में। और आप 50 वर्ष की अवस्था तक अगर लगातार दान करते हैं अपने रक्त का, तो आप लगभग 500 लोगों की जान बचा सकते हैं। अब आप ये सोचिए, ये दान कितना बड़ा दान है। इसीलिए कहा जाता है रक्तदान महादान। बहुत सारी चर्चा आज इसी विषय पर, और आमंत्रित मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ में हैं श्री अनिल वर्मा जी। आप रक्तदाता तो हैं ही हैं और साथ ही आप बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष रतूड़ी। आप हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग से हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान से आप आमंत्रित हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका भी। सो मच। डॉक्टर साहब, जैसा कि शुरुआत में आपसे करूंगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त की क्या वैल्यू है। बिना रक्त के किसी भी इंसान के जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। हर वर्ष 14 जून को हम रक्तदाता दिवस मनाते हैं। हर बार एक थीम भी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्योर मैम। सो जैसा कि आपने बताया कि रक्तदान महादान, और इसी परिवेश में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम रखी है, जो कि 2025 के लिए उनकी थीम है कि हम रक्तदानी बने, हम आशा दें और लोगों की मिलकर जान बचाएं। तो इस आशा के साथ कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें, हम इस थीम को सेलिब्रेट करेंगे और विश्व रक्तदाता दिवस, उसमें हम ये करना सुनिश्चित करें। ऐसी मेरा आप सबसे आग्रह भी है। बिल्कुल। और अनिल वर्मा जी, आप हमारे बीच हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वैसे तो आपको परिचय के आप मोहताज नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में हमने सुना कि आप किसी बड़े अवार्ड से नवाजे गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वयं एक रक्तदाता होने के साथ साथ मैं रक्तदाता प्रेरक भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं उस महान हस्ती को, महान वैज्ञानिक को, जो चिकित्सा विज्ञान में जिन्होंने एक क्रांति लाई, डॉक्टर कार्ल लैंड स्टेनर, जिनके नाम से ये दिवस मनाया था उनके जन्मदिन पर। तो आओ मिलकर सैल्यूट करें उनको, आओ मिलकर सैल्यूट करें डॉक्टर कार्ल लैंड स्टेनर को, जिनकी वजह से ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून किसी की जान बचाता है। बहुत खूब। तो उनको नमन है, डॉक्टर कार्ल लैंड स्टेनर को, जिनको 1900 और 1901 में उनको नोबेल पुरस्कार से भी इसीलिए नवाजा गया जी। उससे पहले यूं तो रक्तदान की जो प्रक्रिया थी ये 1616 से शुरू हुई। उसमें जब ये पहली बार डॉक्टर ने ये महसूस किया, एक वैज्ञानिक थे, कि मनुष्य की रगों में खून बहता है। पहले तो उन्होंने जानवर के उससे शुरू किया, फिर वो मनुष्य के उसमें आया। बाद में और डॉक्टर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने भेड़ का खून मनुष्य को दिया, लेकिन उसके बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर तीसरे ने मनुष्य का रक्त ही चांदी के पाइप से डाल करके मनुष्य के शरीर में दिया, 2 बार ट्रांसफ्यूजन किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो पोप ने बिल्कुल बैन लगा दिया कि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार से रक्त ना चढ़ाया जाए। 200 साल का समय निकल गया।
फिर आया यह समय जब डॉक्टर कल्याण सिन्हा ने ABO ग्रुप का उन्होंने चयन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ABO ग्रुप होगा, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा तो ही व्यक्ति जीवित रह सकेगा, अन्यथा उसको नुकसान होगा। तो वहाँ से शुरुआत, ये विज्ञान के जगत में बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि ब्लड मेडिसिन के रूप में, एक दवा के रूप में आया और मनुष्य का जीवन बचाया गया। बिल्कुल। तो आज का दिन ये बड़ा पवित्र दिन है, हम रक्तदाताओं के लिए तो गर्व की बात है। अब तक मैंने 155 बार ब्लड डोनेट किया है, और मुझे भारत सरकार ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की डायरेक्टर डॉक्टर शोभनी राजन ने मेरे को डॉक्टर कल्याण सिन्हा अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझको रक्तदाता शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे माननीय डॉक्टर सुयोगी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने मुझे रक्तदाता रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया। स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे यूथ आइकॉन के अवार्ड से भी सम्मानित किया, और हर साल मुझे सम्मानित किया जाता रहा जी। इसके मैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर भी होता था, एंकरिंग भी मैं ही करता था उत्तराखंड गवर्नमेंट के कार्यक्रमों की, चाहे वो वर्ल्ड एड्स डे हो और चाहे वो रक्तदाता दिवस हो, चाहे रक्तदान दिवस हो। बिल्कुल, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई आपको। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने ये रक्तदाता के रूप में कब आपने निर्णय लिया और कब से शुरुआत हुई इसकी? बहुत अच्छा प्रश्न, जो मैं चाहता भी था कि आप ये प्रश्न पूछें। मेरे दिल की बात आपने सामने रख दी। सन 1971 का युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश बन गया था जी। उसमें कुछ सैनिक घायल होकर के देहरादून में मिलिट्री हॉस्पिटल में आ रहे थे। तो मिलिट्री हॉस्पिटल वालों ने, क्योंकि वैसे तो सैनिकों को कर देते हैं लेकिन यहाँ छावनी खाली थी, तो ये दोनों हॉस्पिटल को वहाँ से फ़ोन गया कि हमें ब्लड चाहिए कुछ सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा यहाँ तो ब्लड डोनेशन ऐसे होता नहीं है, पेशेंट के कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं तो उनसे ले लेते हैं और चढ़ा देते हैं, बहुत कम आवश्यकता होती थी। उन्होंने कहा फिर क्या करें, हमें तो ज़रा आवश्यकता है इसमें पर कुछ ब्लड मिल जाए। उन्होंने हमारे DAV वाले में फ़ोन किया, मैं उसमें NCC नेवल का कमांडर होता था लड़कों का। तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने डॉक्टर JP जोशी सर और डॉक्टर लेफ्टिनेंट HC बजाज सर, उन्होंने मुझे बुलवाया, कहा अनिल NCC कैडेट्स को ब्लड देने जाना है। मैंने कहा जी क्या होता है? कह रहे ऐसे सैनिकों के लिए। देशभक्ति की जो जुनून था हमारे अंदर वैसे होता था NCC कैडेट के, हम तो अपने आपको आर्मी ऑफिसर ही समझते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने लड़कों का हरी अब फॉलन इन थ्रीज सबको फॉल इन करवाया, बुलाया, डिक्लार। हम 110 लड़के हो गए। कुछ लड़के वैसे भी थे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, NCC में नहीं भी थे, वो भी खड़े हो गए। हमने कहा रक्तदान करने के लिए चलना है, सब तैयार हो गए। हमने अगले दिन का समय निश्चित किया कि सुबह हम 11 बजे करीब इस कॉलेज से मतलब पहली बार 71 में आपने, 1971 में जुलूस, हाँ जी 1971 9 दिसंबर की बात थी ये जी। 8 तारीख को हमें बताया गया। 9 तारीख की सुबह हम अपने एक बैज, हमारे स्वर्ण सिंह सरदार जी थे, वो आर्टिस्ट भी थे और टेलर भी थे, उन्होंने बैजेस बनाए, क्रश पाकिस्तान, पाकिस्तान को कुचल दो। और हम वो बैज लगा करके अपने नारे लगाते हुए NCC यूनिफॉर्म में मानसिंह वाला से राजपुर रोड से हॉस्पिटल पहुंचे और हमने पहली बार वहाँ पर रक्तदान किया। बिल्कुल। तो आपके इसके आगे की मतलब उसमें मेरी उम्र 18 साल 2 महीने की थी। मेरा 2 अक्टूबर 1953 का जन्म है। अच्छा। अभी मैं 72 ईयर्स में चल रहा हूँ। अभी भी आप रक्तदान करते हैं? मैंने बंद किया है, अभी तक मैं करता रहा हूँ क्योंकि वो 65 के बाद मना कर देते हैं। जी जी। तो मैंने 65 वर्ष की अवस्था तक आप रक्तदान कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब जैसे कई बार ऐसा होता है कि रक्तदान करने की बड़ी जिज्ञासा भी होती है मन में, और जैसा कि अनिल जी ने कहा बड़े जुनून भी आ जाता है कि हाँ हमें रक्तदान करना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियां लोग सुन लेते हैं जिससे कि आज हाँ किया और कल के दिन वो ना कर देते हैं। बिल्कुल। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है? एज अ कोई रेंडमली कोई डोनर आता है, माना मैं ही चली गई आपके पास, तो विशेष ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? सो मैम, हमारे जो नेशनल रक्त परिषद है, मतलब नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, उसके कुछ मानदंड हैं जिसकी वजह से कोई ब्लड डोनर को एक्सेप्ट करेंगे या डेफर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो है हमारा एज का है। हम 18 साल से शुरू करके 65 साल की वर्ष तक रक्तदान कर सकते हैं। आपका वजन मिनिमम 45 किलो होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% होना चाहिए, और अगर आपने पहले रक्तदान नहीं भी किया है तो भी आप स्वस्थ और हाइड्रेटेड फील करने चाहिए। आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं तो हम आपसे यही बोलते हैं कि आप आधा ग्लास पानी पी लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। आपके बाकी एक सूक्ष्म सा हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, पल्स,
ब्लड प्रेशर, ये सब हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपका एक जनरल सा एक चेकअप भी हो जाता है और कुछ प्रश्नावली हमारे पास रेडी रहती है। तो उस ऑर्डर पे हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अपेरेंटली जो हेल्दी लोग हैं, जो दिखने में स्वस्थ हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं। तो ऐसे भ्रांतियां तो बहुत हैं। वन वेरी कॉमन मिथ इज, जो बहुत कॉमन भ्रांति हमारे बीच में जो दिखती है वो ये है, लोग बोलते हैं हम कमज़ोर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो उसको दूर करने के लिए हम यही बोलते हैं कि नहीं, कमज़ोरी की कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट हम आपको रिफ़्रेशमेंट्स भी देते हैं, और हालांकि वो रिफ़्रेशमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि हम उनका थोड़ा टाइम बाई कर सकें, रोक सकें, हम उन्हें रोक सकें, क्योंकि वो 200 ml का जूस आपके 350 ml को सफाइस नहीं कर सकता। तो हम बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम उनके लिए बाई कर रहे हैं, और हम उनको मॉनिटर करते हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं जो आपको मॉनिटर करेंगे, ब्लड सेंटर फिजिशियन होगा। और अब ये ब्रांच भी, इसमें और ज़्यादा ब्रांचेस आ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की ये नीति भी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। पहले आमतौर पे पैथोलॉजिस्ट इस चीज़ को चलाते थे, लेकिन अब ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इज़ एन अपकमिंग ब्रांच। तो अब हमारे यहाँ भी, मैं आपको लोगों को भी बताना चाहूँगा कि MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हमने शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों को MD डिग्री दे रहे हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा 200 से 300 ml के लगभग 350 ब्लड निकालते हैं। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में लगभग 5 लीटर के लगभग ब्लड होता है। क्या फर्क पड़ता है उतना निकालने पर? मैम, एक्चुअली गाइडलाइंस में लिखा है कि 10% तक हम किसी का ब्लड निकाल सकते हैं। हम तो सिर्फ 8% निकाल रहे हैं, क्योंकि 10% तक यदि किसी का ब्लड लॉस हो भी जाए तो भी आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के। साइंटिफिकली अगर हम देखें, किसी के अंदर शॉक तभी महसूस होता है अगर उसका 10% से 30% तक ब्लड लॉस हो जाए। लेकिन 10% तक अलाउड है टू बी रिमूव्ड, और हम 8% 350 ml निकाल रहे हैं। तो साइंटिफिकली वी आर करेक्ट। हालांकि थोड़ा बहुत चक्कर किसी को भी आ सकता है, वो उसका मैनेजमेंट का तरीका ये है कि हम उनसे जो प्री डोनेशन काउंसलिंग है, यानी कि वार्तालाप करते रहें, हम उनसे बात करें और हम उन्हें इंगेज रखें। तो उसके लिए ऑडियो विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे हम अपने ब्लड सेंटर में क्या करते हैं, बांसुरी की एक धुन चला देते हैं। तो डोनर जब रक्तदान कर रहा है तो वो म्यूजिक सुनता रहता है। तो टीवी, अब हमारा नेक्स्ट है कि हम एक टेलीविजन, एक LCD रख देंगे, लेकिन अभी तक तो वो बांसुरी सुन के और वो मतलब बिजी रहें, इंगेज रहें। 5 से 6 मिनट में उनका रक्तदान भी हो जाता है। और अच्छा, मात्र 5 से 6 मिनट में 350 ml निकल जाता है। और फिर हम उनको रेस्टिंग पीरियड 15 से 20 मिनट देते हैं, जिसमें हम उनको जूस वगैरह ऑफर करते हैं। अच्छा, जो एक सबसे बड़ी भ्रांति अभी आपने कहा कि कमजोरी आती है, और प्लस ये कि रक्त जो है कम हो जाएगा हमारे शरीर में, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो ये कितना सत्य है? मैम, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रक्तदान ही नहीं करवा रहे, हम एजुकेशन भी देते हैं। तो हमने अपने डिपार्टमेंट में ना IEC मटेरियल, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल रखा हुआ है। तो हम ये पैम्फलेट्स डोनर्स को पहले ही देते हैं रक्तदान करने से पहले, जिसमें उनको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, हम कितना ब्लड निकालेंगे, ब्लड देने से कोई शरीर में कमजोरी तो नहीं आएगी। तो ये सब भ्रांतियां दूर करने के लिए हम उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनसे बात भी कर रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो हम ऐसा नहीं है कि रक्तदान करते हुए उन्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल। और अनिल जी, इसका उत्तर तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जो बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें ब्लड डोनेट तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी, फिर मेरा खून जो है शरीर के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। आपका ये सवाल, सबसे पहला सवाल बहुत अच्छा है कि उनके मन में भ्रांति होती है कि उनको कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी आती नहीं है, बल्कि इससे फायदा होता है। ये कि मेरे को सुई देकर डर लगता है या मेरे को खून देख करके डर लगता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे एक ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहा था, तो मैं, कमल घनसाला साहब और डॉक्टर आयसपाल साहब DG हेल्थ बैठे थे। तो वहाँ पर बच्चे डर रहे थे और कमरे में हॉल में बैठे थे। डॉक्टर सुनीता कंडारी वहाँ पर बैठी थी, जिनके हस्बैंड भी डिप्टी CMO हैं। वो बैठे वहाँ पर ब्लड डोनेशन से डर रहे थे। तो मैंने फिर उनको मोटिवेट किया जा करके और उनको बताया कि इससे तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और मैंने कहा ये भी देखिए कि जिस बच्चे को आए, जिसके माता पिता को, भाई बहन बेटे को आप दे रहे हो, वो किस उम्मीद में बैठा है कि मुझे रक्त मिलेगा, और तुम्हारे हाथों में रक्त होते हुए भी तुमसे डर करके बैठे हो, तो उनको कहाँ से, कल यही सिचुएशन तुम्हारे साथ आ सकती है, तब क्या होगा। कल तो मैंने उनको एक शेर भी सुनाया। मैंने कहा रक्तदान पर अंधविश्वासों का सख्त पहरा है, रक्तदान पर अंधविश्वासों का सख्त पहरा है, न जाने कौन सी उम्मीद पे दिल ठहरा है, तेरी आंखों में छलकते हुए आंसुओं की कसम
दोस्त, दर्द का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अरे वाह, क्या बात है। आप तो मतलब एक बहुत अच्छे ब्लड डोनर के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ शेरो शायरी पे बहुत अच्छा करते हैं। मैंने जब डीवी कॉलेज में मैंने कैंप करवाया तो एक लड़का आया, कहने लगे एक लड़का क्या कुछ लड़कों का ग्रुप था, तब उनको हम ब्लड डोनेशन कराने के लिए क्वेश्चन क्या होते हैं उनके मन में? हाँ यही बता रहा हूँ। जी। एक ने तो बहुत वैसा प्रश्न किया, उसने कहा कि हमने सुना है बच्चे नहीं होते। मैंने क्यों? कहने लगे कि हमने देखा आयुर्वेदिक उसमें कई डॉक्टर लिखते हैं कि 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। वो इस तरह की बात लिखी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की गलत फहमी कि उससे फिर कभी बच्चे नहीं होते। एक ने तो कहा कि हमने ये भी सुना है कि अगर पति पत्नी को ब्लड दे देगा, रक्त दे देगा, तो उसकी मृत्यु पहले हो जाती है। जी। एक ने कहा ये कुछ भ्रांतियां ऐसी चली आ रही हैं, यही है तोड़ना बहुत जरूरी कि है। हमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, और सीधा बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं एड्स हो जाएगा। अरे मैंने कहा ये बिल्कुल, क्योंकि सुनिए जबकि स्टूडेंट कॉलेज के डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, ये फिर भी इस तरह की भ्रांतियों में फंसते हैं और कहते हैं हमारा ब्लड पतला हो जाएगा, फिर हम शारीरिक रूप से काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में परेशानी होगी, तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस तरह की बातें भ्रांतियाँ हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इससे रक्तदान करने वाले को बहुत फ़ायदा होता है। मैं सबसे पहला उदाहरण बताना चाहूँगा कि जो रक्तदान नियमित रूप से, मतलब रैंडम नहीं कि आज कर लिया फिर 10 महीने बाद कर लिया, जो रेगुलर हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते हैं, मेरा अपना निजी अनुभव भी है और औरों के साथ में भी मेरा बड़ा अच्छा संबंध है। जो मेरे दोस्त मित्र लोग मेरे साथ डोनेट करते हैं कि 80% उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता। अच्छा। 33% उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होती। डॉक्टर साहब आप जानते हैं जी। इसी तरह से तो आदमी हार्ट अटैक से बचेगा, क्योंकि वो ब्लड पतला होकर के जाता है, अपनी वेन्स और जो आर्टरीज होती हैं वो साफ रहती हैं। दूसरा होता है बीपी के बारे में लोग बोलते हैं कि बीपी हाई जो होता है वो लो हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर विस्कोसिटी होती है डॉक्टर साहब। जी जी। चिपचिपापन होता है, गाढ़ापन, और वो होता है जैसा नालियों के अंदर किनारे किनारे जम जाता है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर, तो क्या होगा, वो सफाई हो जाएगी, सफाई की हमारी वेन्स और आर्टरीज बिल्कुल साफ हो जाएगी, तो बीपी है अपना आप नॉर्मल है, क्योंकि प्रेशर तो बनता उसी में है बीपी। तो ये कोलेस्ट्रॉल को मैंने चेक करवाया कि इससे कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ये कम हो जाते हैं। क्योंकि होते हैं, और इसमें एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड के साथ निकल जाता है, जाता तो एचडीएल भी है। लेकिन जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से हमारे नए ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। लोगों को ये लगता है रक्त कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि रक्त बनने लग जाता है। और वो क्या करें, बोन मैरो एक्टिवेट होता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। जैसे फूलों की झाड़ी होती है, गुलाब की झाड़ी होती है, जो बढ़ जाती है तो उसकी कटिंग करते हैं, तो कटिंग में नई कोपले और नई टहनियाँ निकल के आते हैं, नए फूल और नई कोपले निकल आती हैं। इसी प्रकार से रक्तदान करने से हमारे को एकदम हमारा बोन मैरो एक्टिवेट होता है, और खराब जो ब्लड है होता है, ऐसे भी 120 दिन के बाद में आरबीसीज मर जाने हैं, वैसे उनका टाइम पीरियड है। तो नया ब्लड आकर के और नई ऊर्जा, नए उत्साह, और उसका नए ब्लड का एक संचार हो जाता है उत्साह का। तो इसके साथ साथ तो एलडीएल घटता है, एचडीएल बढ़ता है, जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके साथ में मैडम ये जो हमारा आयरन होता है बॉडी के अंदर, आयरन यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा कि वो क्लॉटिंग करेगा, तो उससे कैंसर होने का चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो ये अगर हम या फिर केलेशन कराना पड़ता है, आयरन बॉडी से निकालना पड़ता है ब्लड से, तो अगर निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से करते हैं तो लिम्फ्स नोड्स बनेंगे ही नहीं, आपके ब्लड लगातार सर्कुलेशन में रहेगा, तो कैंसर के भी 90% केसेस जो होते हैं वो आपको होने की संभावना नहीं रहती। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगी, आपको किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है अब इस उम्र में आके? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती मैडम, नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल। और ये बल्कि ये तो एंटी एजिंग का काम करता है मैडम। आपको देख के लग रहा है वैसे ही ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लोग कह रहे थे, मैं बल्कि एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो मेरा अगले दिन लेक्चर था संबलपुर यूनिवर्सिटी में। मैं वहाँ पर संबलपुर यूनिवर्सिटी में बुरला है, वहाँ पर संबलपुर से प्रोफेसर दीपक बेड़ा है, वहाँ के वाइस वीसी थे उस समय। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक बुजुर्ग, जब मेरी नीचे की बर्थ थी, एक बुजुर्ग आया और बुजुर्ग ने कहा कि बेटा एक काम करो, जरा ये बर्थ मुझे दे दो कि मेरी ऊपर की है और मुझे परेशानी होती है चढ़ने में। मैंने कहा मैं आपको निश्चित रूप से दे देता, कि मुझे कल सुबह लेक्चर देना था, मैं नीचे टेबल पर जो वो साइड स्टैंड लगा रहता है बर्थ के पास, मैं उसमें जरा तैयारी करनी है मुझको, रात को मोबाइल से देख देख। अरे झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बच्चे हो, अभी तो इतना भी बड़ों की मदद नहीं करते, कि थोड़ा बुजुर्गों के ख्याल तक करा करो। मैंने कहा आपकी कितनी उम्र है? कहना छोड़ा नहीं देना तो मत दो, लेकिन पूछ क्या रहे हो? जी जी। तो मैंने उनसे कहा, कहना मेरी 55 है। मैंने 55 है, मैंने अपना आधार कार्ड निकाला,
मैंने कहा जय जी मैंने कहा 65 है। जब मैंने उनको दिखा, कह रहे अच्छा बकवास बंद करो। उन्होंने, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा देखे तो सही, नाराज मत होइए। उन्होंने देखा, कह रहे हैं मैं तो आपको 50 का मतलब आपको देख के इतने लोग मोटिवेट होने वाले हैं आज हमारे शो में भी। डॉक्टर रतूड़ी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं, मतलब जो 100% आप लोग चाहेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति आए डोनेट करने के लिए, तो क्राइटेरियाज क्या हैं? स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ किसे कहेंगे? सो पूर्ण रूप से स्वस्थ वही व्यक्ति है जो कि अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है अंदर से, नंबर 1। जो स्वैच्छिक रक्तदानी है, जो किसी के दबाव में ब्लड नहीं दे रहा है, जो फोर्सफुली ब्लड नहीं दे रहा है। उसके अलावा कोई डिजीजेस, अपेरेंटली रिसेंटली कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम पूछते हैं मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें, इन सब का एक डेफरल क्राइटेरिया है। मलेरिया का 6 महीने का डेफरल क्राइटेरिया है, डेंगू का 4 महीने का डेफरल क्राइटेरिया है इंडियन ब्लड डोनेशन गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके अलावा देयर शुड नॉट बी एनी अपेरेंट स्किन डिजीज। हमारा जो आम है, जिस आम से हम ब्लड दे रहे हैं, कोई एक्टिव फंगल इन्फेक्शन ना हो, एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, रीसेंट टूथ एक्सट्रैक्शन ना हो, ये सब चीजें बॉडी में सब दांत अगर निकला है तब जी, क्योंकि दांत निकलने से क्या होता है ना, वो सॉकेट इज ओपन डिस्पाइट एंटीबायोटिक्स। वो सॉकेट जो है सब क्लिनिकल बॉडी में एक इन्फेक्शन रखेगा ही रखेगा, जो कि अपेरेंट नहीं होगा, दिखेगा नहीं, पूरी क्लिनिकली एविडेंट नहीं होगा, लेकिन डोनर अपने ब्लड में वो लेके घूम रहा है। तो इसलिए हम सर को भी पता है कि टूथ एक्सट्रैक्शन को हम एक डेफरल क्राइटेरिया में रखते हैं। उसके अलावा गर्भवती महिलाएं, वो लेडीज जो मेंस्ट्रुएशन, जिनको मेंसेस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के आयरन स्टोर्स इस वक्त अंडर स्ट्रेस है, तो हम उनको और स्ट्रेस में नहीं डाल सकते। लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको हम उस समय के लिए नहीं लेते हैं, डेफरल कर देते हैं। पर हम डेफरल कर रहे हैं, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। डेफरल का मतलब ये है कि आप फिर आ सकते हैं, कुछ समय के लिए हम आपको डेफर कर रहे हैं, आप फिर आइए और फिर हमारे लिए रक्तदान कीजिए। तो ऐसा करके हम डोनर्स को प्रेरित भी करते हैं, और जो डेफर हो जाते हैं उनको भी हम ये वर्ड जरूर बोलते हैं कि सर धन्यवाद, आप आए थे हमारे लिए, पर इस कारण से हम आपका ब्लड आज नहीं ले पा रहे हैं, तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप फिर आ सकते हैं, अगली बार आप फिर आ सकते हैं। अच्छा, जैसे हार्ट पेशेंट है जी मैम, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, क्या ये लोग कर सकते हैं? सो मैम, डायबिटीज का एक क्राइटेरिया है, अगर इंडियन ब्लड डोनेशन गाइडलाइंस में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि अगर कोई इंसुलिन पे नहीं है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स पर है, और रीसेंट उसके पास एक प्रमाण है, लैब प्रमाण है कि उसका जो शुगर है वो कंट्रोल्ड है, तो फिर ये सब चीज़ें देख के ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल डॉक्टर जो वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, हम उनका ब्लड ले सकते हैं। मैम, मैं सर की बात में भी ऐड करना चाहूँगा कि रक्तदान का महत्व ना सबसे बड़ा यही है कि हम समाज के लिए ना कुछ कर रहे हैं, है ना, और हम स्वार्थ को हटाकर एकदम स्वार्थ रहित तरीके से हम, ये सबसे बड़ा लाभ है। वो सर ने जो बताया, आयरन कम हो जाता है एंड ऑल, दैट इज ऑल गुड, बट बेस्ट पार्ट ऑफ रक्तदान इज कि जिसको हमने दिया ना, उसको कभी नहीं पता लगेगा कि हमने उसके लिए ब्लड दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, हम एनोनिमिटी रखते हैं, हम कभी पेशेंट को नहीं ये जानने देते कि किसने आपके लिए ब्लड दिया था। तो वो जो डोनर है, वो अपना ब्लड सच में स्वैच्छिक ही देके गया, और उसका ब्लड किसी और को, जिसको भी गया, जिसकी वजह से वो जी रहा है व्यक्ति, उसको कभी नहीं पता लगेगा कौन वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ। लेकिन हर डोनर को ये जरूर पता होता है कि उसके ब्लड डोनेट करने से कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान जरूर बचेगी। बहुत अच्छी बात की। तो हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं हमें कुछ फल मिले। लेकिन ईश्वर का एक वरदान है, जो लोग रक्तदान करते हैं स्वैच्छिक पूर्वक से, बिना किसी दबाव के, उनको बहुत बहुत ईश्वर का वरदान मिलता है, और अपने आप में भी जो खुशी मिलती है उस वक्त ब्लड डोनेट करने के बाद, वो अपूर्णीय है, आप बता नहीं सकते। कहते हैं ना कि इबादत से खुदा खुश हो, क्या जरूरी है? इबादत से खुदा खुश हो, क्या जरूरी है? वो चाहता है करो ऐसा कि इंसानियत महक जाए, तुम्हारे चंद लम्हे वक्त के, चंद रक्त की बूंदें इबादत से भी बढ़कर है, अगर एक जान बच जाए। क्या बात है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा रक्त। बिल्कुल। डॉक्टर रतूड़ी, आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि जैसे हमारे यूथ हैं जी, तो कोशिश हमारी भी यही रहती है कि 18 साल से ब्लड डोनेशन अगर खुद स्वैच्छिक रूप से हमारे युवा करना चाहें जी, तो बहुत सारे, न जाने कितने लोगों की, जैसे मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में ही कि अगर 18 साल से आप रक्तदान करते हैं और लगातार करते चले जाते हैं, तो आप अपने जीवन काल में ही जितना आपने रक्त दिया उसमें से 500 लोगों की जान आप बचाते हैं। लेकिन आज के हमारे यूथ की कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, वो कूल दिखना चाहते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। तो अब ये बताइए कि जो टैटू पूरा गुदवा लेते हैं, वो क्या ब्लड डोनेट करवा सकते हैं? हाँ, तो मैम, एज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर, मैं जब अपने डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका टैटू अभी रिसेंट टैटू की हिस्ट्री है, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने कोई लाइसेंस्ड पार्लर से बनवाया था?
ऐसे पार्लर से बनवाया था टैटू, या अनलाइसेंस्ड पार्लर से, या रोड साइड या रिवर साइड, कहीं पे भी आप गए, पार्टीज में गए, क्योंकि टैटू अपने में एक हाई रिस्क बिहेवियर है। जिन नीडल्स का प्रयोग किया गया टैटू बनाने के लिए, आप उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन करना भी चाहिए कि क्या वो स्टेरिलाइज थी, वन टाइम यूज़ थी, या मल्टीपली यूज़ थी। तो इस वजह से टैटू डोनर्स को हम 12 महीने के लिए डेफर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसने टैटू कहाँ से बनवाया, लाइसेंस्ड पार्लर से या अनलाइसेंस्ड पार्लर से। कई बार लोगों को याद भी नहीं होता कि हमने कहाँ से बनवाया, नीडल्स की गुणवत्ता पे वो जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 12 महीने के लिए उनको डेफरल दे देते हैं, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हुआ भी होगा, फ़र्ज़ करिए हाई रिस्क बिहेवियर में इन्फेक्शन हो गए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, C, ये सब ब्लड के द्वारा, ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं, तो इनके द्वारा अगर कोई सिम्टम्स आ भी जाएँ तो वो 12 महीने सक्षम होता है वो समय कि उसमें ये सिम्टम्स दिख जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी डोनर आता है जी, तो आप उनसे फॉर्म भरवाते हैं जी, उनसे हेल्थ के बारे में उनसे पूछा जाता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज उस समय तो अगर कोई आपने पूछा है तो वो आपको गलत भी अपना बता सकते हैं। जी, जी। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है आपके पास कि जब कोई ब्लड डोनर आके डोनेट करके चला गया जी, और उस समय तो आपने उनके ब्लड को चेक नहीं किया, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको ये पता चला कि ये ब्लड तो इन्फेक्टेड है, एब्सोल्युटली, क्योंकि जीवन के साथ साथ वो बीमारियां भी बढ़ जाएंगी उसमें, तो इसलिए क्या उनको डोनर को फिर से खोजा जाता है कि भाई आप इन्फेक्टेड हो या फिर आप ये ब्लड आप नहीं दे सकते, इस तरह से कोई क्राइटेरिया बना हुआ है क्या? जी, क्राइटेरिया है मैम। इनफैक्ट भारत सरकार में अगर मैं आपको डेटा दूं तो उत्तराखंड सरकार में, इस उत्तराखंड सरकार का एक डेटा है नाको का, SBTC का, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का, कि हमारी जो पॉपुलेशन है 1.18 करोड़ लोग हैं, उसमें जो यूथ हैं वो अराउंड 25 से 27% हैं, और ये यूथ पूरी तरीके से ब्लड डोनेट करने नहीं आते। उनमें से भी कई लोग जो इन्फेक्टेड है, बिकॉज ऑफ राइजिंग ट्रेंड ऑफ पलायन बहुत हो रहा है हमारे प्रदेश से, लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से इन्फेक्शन लेकर वापस आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए भारत में ना, उत्तराखंड का नंबर बहुत नीचे है हाई रिस्क बिहेवियर में, हम लोगों का इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, अगर ओवरऑल हमारा इन्फेक्शन रेट है 1 to 1.5%, जबकि नेशनल स्टैट्स है 1 to 3% इन्फेक्शन रेट। तो इतना कम इन्फेक्शन रेट पे भी कई बार डोनर्स आ जाते हैं, तो हम उनको कॉल करते हैं। कॉल पर हम ये नहीं बताते क्योंकि उनकी गोपनीयता का अधिकार सभी को है। ब्लड की स्क्रीनिंग हम करते हैं, इन्फेक्शन टेस्टिंग करते हैं, हम इलाइजा ही नहीं करते, हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी करते हैं। ये अच्छी बात है हमारे हॉस्पिटल में कि हम उसका DNA RNA लेकर हम उसका PCR करते हैं। PCR करके हमें विंडो पीरियड में यदि कोई ब्लड दे गया, विंडो पीरियड मतलब वो समय जिस वक्त डोनर को इन्फेक्शन हुआ और वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा इलाइजा के द्वारा, तो उस बीच में अगर वो इन्फेक्शन के बीच में आ गया ब्लड देने, मान लीजिए उसको परसों उसने कोई हाई रिस्क बिहेवियर किया, मान लो उसने ड्रग्स लिए या उसने टैटूइंग कराई और उसको HIV का इन्फेक्शन हो गया, अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे। अब इस बीच में वो ब्लड डोनेट करने आ गया क्योंकि उसके चाचा जी का बेटा बीमार है या उसके चाचा जी बीमार हैं, क्योंकि वो फोर्स करा उसके परिवार ने, अब वो ब्लड देने आ गया, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? यहाँ रोल आता है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का। अच्छा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, PCR करते हैं। हम ब्लड पर सिर्फ इलाइजा ना करके, मतलब उसकी बॉडी की एंटीबॉडीज पे डिपेंड ना करके, हम पहले ही वायरस के DNA और RNA को पकड़ लेते हैं, और उसके द्वारा हमारा इसको बोलते हैं नैट यील्ड। नैट यील्ड मतलब हो गया PCR के द्वारा टेस्टेड ब्लड, इस इन्फेक्टेड ब्लड को भी हम फेंक देते हैं और हम डोनर को कॉल करके इन्फॉर्म करके बुलाते हैं। हम उसको वार्तालाप करके, परामर्श करके सही दिशा दिखाना भी देखिए एक ट्रीटमेंट का बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि डोनर को नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है। हो सकता है HIV भी अगर है तो उसको टाइम लग जाता है इन्फेक्टेड होने में पूर्ण रूप से, और पता चलने में भी टाइम लग जाता है। तो हो सकता है अगर पूरी तरह से स्क्रीनिंग नहीं हुई है ब्लड की, तो न जाने कितने लोगों को जो है वो ब्लड अगर चढ़ गया तो बीमारी फैल सकती है। अच्छा, मैं एक प्रश्न और युवाओं से ही रिलेटेड है। आज के जो हमारे युवा हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर हमारे युवा नशे की गिरफ्त में हैं, अल्कोहल बहुत यूज करते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत है, तो क्या ये लोग कर सकते हैं रक्तदान? मैम, रक्तदान के लिए अल्कोहल का तो 24 घंटे का एब्सटिनेंस का पीरियड है कि आपने पिछले 24 घंटे में शराब या उसका सेवन ना किया हो। नशे की चीज़ों के लिए भी हमने प्रावधान रखा हुआ है कि हम 24 घंटे में नहीं लेंगे। इंडियन ब्लड डोनेशन गाइडलाइन में स्मोकिंग का इंसिडेंटली कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने अपने सेंटर में 12 घंटे का एक डेफरल क्राइटेरिया रखा है कि आपने पिछले 12 घंटे में अगर स्मोकिंग करी है तो उसकी बॉडी में वो जो नशीले पदार्थ हैं, जैसे निकोटीन हो गया, निकोटीन की प्रेजेंस वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो कंस्ट्रिक्टर मतलब वो वेसल्स को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये चीज़ जब किसी इंसान के अंदर जाएगी, अब ये ब्लड किसी गर्भवती महिला को जा सकता है, किसी नवजात शिशु को जा सकता है, तो उन लोगों में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत संक्षिप्त में
आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगी और अनिल जी से भी। आपसे तो मैं ये चाहूंगी कि ई रक्त कोष के बारे में बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए। श्योर मैम। ई रक्त कोष एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी इनिशिएटिव है। ब्लड, इसमें क्या है ना, उनको किसी भी व्यक्ति को आसपास के ब्लड सेंटर्स के बारे में, कितना वहाँ ब्लड स्टॉक है उसके बारे में ये जानकारी अपने मोबाइल ऐप से ही पता लग सकती है। मान लीजिए किसी को ब्लड की आवश्यकता है इमीडिएटली, और रेयर ब्लड में आपके आ गए बॉम्बे ब्लड ग्रुप या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप या ए नेगेटिव बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैं इनके बारे में अगर उसको जल्दी से जल्दी जानकारी चाहिए, आराम से चाहिए, तो फिर वो मोबाइल के थ्रू भी पता कर सकता है। अच्छा, तो इसीलिए जो है ई रक्त कोष बनाया गया। मैम अवेलेबिलिटी मिल जाती है और फिर आप वो व्यक्ति नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाके बता सकता है कि ई रक्त कोष में आपका अवेलेबल दिखा रहा है इतना ब्लड। ठीक है। तो अनिल जी, चलते चलते आपसे भी संक्षिप्त में बहुत उत्तर चाहूंगे क्योंकि समय सीमा में बंधे हुए हैं। आपने इतने सालों तक रक्तदान किया, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, ना हेल्थ से रिलेटेड ना किसी और तरह की, तो आपका टारगेट अभी युवाओं के बीच में क्या है? बहुत अच्छा। आप हमेशा पता नहीं मेरे मन के प्रश्नों को आप कैसे ले लेती हैं। तो संक्षेप में उत्तर दीजिए। मैं क्योंकि यूथ के बीच में रहता हूँ, मैं यूथ रेड क्रॉस में ही हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी में, और हमारे डॉक्टर MS अंसारी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हम रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं जी, और खुद भी डोनेट करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। सारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा काम जो फैलता है, बहुत 100 से भी ज़्यादा कैंप्स करवा चुके हैं हम लोग अभी। बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, युवा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है मैडम। और आप ये देखिए कि केवल 4 जितने भी हमारे युवा करने योग्य हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, केवल 4% लोग करते हैं ब्लड डोनेट। बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब करे भी कैसे? लड़कियां एनीमिक हैं, 5 में से 3 लड़कियां एनीमिक हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। और युवाओं का भी ये हाल हो गया कि जंक फूड, फास्ट फूड और एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं जितनी जगह जा रहा हूँ, सारी जगह मैं कैंपेन चलाता हूँ, सारे कॉलेज में, NSS कैंप में, NCC में, और कॉलेजेस के अंदर मेरे को मोटिवेशन लेक्चर के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जंक फूड और नशा छोड़ो, रक्तदान से नाता जोड़ो। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे युवा जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज़रूर आपके शब्दों से ज़रूर वो मोटिवेट होंगे और इस मुहिम में जुड़ेंगे। और हम अपने युवा साथियों से भी कहेंगे कि अगर आपको रक्तदान जैसे इस स्वैच्छिक रक्तदान जैसे इस नोबल काम से जुड़ना है तो अपने आप को स्वस्थ आपको रखना होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, हमें उम्मीद है विशेष कार्यक्रम में आज हमने रक्तदाता दिवस पर ये विशेष विषय लेकर हम आपके समक्ष आए थे। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमें दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।